Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain American and Canadian TV series Rain season 1 episode 2. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि इसके पहले सीन में स्कॉटलैंड का मंजर दिखाया जाता है जहां एक छोटा किसान लड़का अपने हाथ में मौजूद एक लकड़ी की बाल्टी में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करके यहाँ से जा रहा होता है। इतने में एक अंग्रेज सिपाही यहाँ उसके सामने नमूदार होता है। अंग्रेजी फौजी को देखकर लड़का इस सिपाही को नाश्ते की दावत देता है, जिस पर ये अंग्रेज फौजी लड़के पर तंज करते हुए कहता है कि हमें नाश्ता करवाने के लिए तुम्हें बहुत सारे अंडों की जरूरत पड़ेगी। सिपाही के ये कहते ही अंग्रेज सिपाहियों की एक पूरी फौज स्कॉटलैंड में दाखिल हो जाती है। अगले सीन में फ्रेंच ट्रायल कोर्ट का मंजर दिखाया जाता है जहां कैथरीन और नोस्ट्राडामस आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। इतने में नोस्ट्राडामस को एक ख्याली मंजर दिखाई देता है जिस पर वो कुछ परेशान सा हो जाता है। नोस्ट्राडामस के चेहरे पर परेशानी के असरात देखकर कैथरीन नोस्ट्राडामस से, नोस्ट्राडामस क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? नोस्ट्राडामस जंग और जंग की कीमत, जिस पर कैथरीन परेशानी से कहा नोस्ट्राडामस मैं ये नहीं जानता, लेकिन जंग जहां भी शुरू होगी वो हमारे महल का रुख इख्तियार कर लेगी। नोस्ट्राडामस की ये बात सुनकर कैथरीन परेशान कुन अंदाज में नोस्ट्राडामस की तरफ देखने लगती है। इससे अगले सीन में मैरी फ्रेंच ट्रायल कोर्ट के बाहर अपनी सहेलियों कैना, लोला, एली और ग्रीर के साथ बैठकर राजो न्याज की बातें कर रही होती है। इतने में मैरी की कनीज सारा यहाँ आती है और मैरी को उसके अंकल क्लोडी गेज की महल में आमद के बारे में बताती है, जिस पर अगले सीन में मैरी अपने अंकल से मिलने की खातिर अपने हुजरे में चली जाती है जहां मैरी के अंकल क्लोड डी गेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मैरी अपने अंकल के पास पहुंचती है तो क्लोड डी गेस पहले मैरी के साथ अदाब मुलाकात बजा लाता है और फिर अपने हाथ में मौजूद मैरी की वालदा के मकतूब को मैरी के हवाले करते हुए मैरी से कहता है इसको बाद में पढ़ लेना, इस मकतूब में तुम्हारी वालदा का प्यार स्कॉटलैंड के बहरान की खबर की सूरत में मौजूद है। फिर मैरी को बताता है कि अंग्रेज बॉर्डर्स पर हरकतें कर रहे हैं और ये मामूल की नोक झोंक नहीं है, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और हमारी किसी कमज़ोरी की ताक में है और अगर वो उन्हें मिल गई तो मैरी हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। फिर कहती है वालदा ने यकीनन सिपाही भेज दिए होंगे। क्लोड डी गेस हाँ, मगर वो तादाद में बहुत कम है, हमें मजीद जंगजुओं की ज़रूरत है। क्लोड डी गेस की इस बात पर मैरी किंग हेनरी से मदद लेने के सिलसिले में बात करने लगती है, जिस पर क्लोड डी गेस उनसे मांग की गई थी लेकिन वो जवाब में सुस्त रवि दिखा रहे हैं। फिर कहता है तुम्हें यहाँ फ्रांस के मुस्तकबिल के बादशाह से शादी करने की खातिर भेजा गया था लेकिन अब वो ताखीर कर रहे हैं, क्या मामला है? इस पर मैरी क्लोड डी गेस को बताती है कि कुछ नहीं, फ्रांसिस और उसका वालिद हेनरी सियासतदान बन के सोच रहे हैं और वो अभी स्कॉटलैंड की जिम्मेदारी के मसलसल खतरे से खौफजदा हैं। फिर कहती है जब तक उन्हें खुद स्कॉटलैंड की इत्तेहाद की ज़रूरत महसूस नहीं होगी वो मेरी फ्रांसिस से शादी नहीं करवाएंगे। इस पर क्लोड डी गेस मैरी को स्कॉटलैंड की मलका होने के नाते उसके फ़राइज़ याद दिलाते हुए कहता है अभी स्कॉटलैंड पर अचानक मुसीबत आन पड़ी है और हमें मजीद फौज की ज़रूरत है, इसलिए स्कॉटलैंड की मलका होने के नाते तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगले सीन में मैरी फ्रेंच ट्रायल कोर्ट के मशावरती कमरे में जाती है जहाँ हेनरी फ्रांसिस और अपने कुछ वजीरों मशीरों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। मैरी को अचानक यहाँ देखकर हेनरी अपने वजीरों मशीरों को यहाँ से भेज देता है। फिर सब के जाने के बाद हेनरी मैरी के पास जाता है और मैरी से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड के हमले का अफसोस करने लगता है, जिस पर यहीं मौजूद फ्रांसिस हेनरी से कहता है वालिद मैरी यहाँ हमदर्दी से ज़्यादा के लिए आई हैं। हेनरी हाँ, हम स्कॉटलैंड में हथियार और बंदूकों का बारूद भेज रहे हैं। मैरी ये सब सिपाहियों के बगैर बेमायनी है। फिर कहती है मेरे ख्याल में आप वहाँ जंगजू भेज सकते हैं क्योंकि हमारे मुकाबले में आपकी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस पर हेनरी मैरी से हमारे बॉर्डर्स भी तो आपके मुकाबले में ज़्यादा हैं, आप सिर्फ इंग्लैंड से खौफजदा हैं लेकिन हमें तकलीफ में डालने के लिए स्पेनिश, इटालियन और जर्मनों के फरमान रवा हैं। हेनरी की इस बात पर मैरी हेनरी को अपना इत्तेहादी होने की याद दहानी करवाते हुए कहती है कि कल अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो स्कॉटलैंड भी आपकी मदद करेगा। फिर मैरी हेनरी से सिपाहियों की 8 कंपनियों को स्कॉटलैंड भेजने की दरख्वास्त करती है, जिस पर आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। इसके बाद मैरी मरता क्या ना करता की पॉलिसी को अपनाते हुए अपनी दरख्वास्त को सिपाहियों की 8 कंपनियों से 6 कंपनियों तक महदूद कर देती है, लेकिन इसके बावजूद हेनरी आगे से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देता और मैरी से मुआवजत करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करने के बाद मैरी को आज शाम महल में होने वाली तकरीब में मधु करने लगता है। हेनरी की इस हरकत पर मैरी हेनरी को स्कॉटलैंड में होने वाली खून रेजी का एहसास दिलाने की कोशिश करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। मैरी के जाने के बाद फ्रांसिस हेनरी से वो सिर्फ 6 कंपनियों का तकाजा कर रही थी। इस पर हेनरी फ्रांसिस से और अगर हम वो कंपनियां खो बैठे तो हम अंग्रेज़ों की नज़र में कमज़ोर हो जाएंगे और फिर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ में
सिपाहियों की और कंपनियां वहां भिजवानी पड़ेंगी और फिर हम उन्हें भी गवा बैठेंगे। आखिर ये सिलसिला कहां जाके थमेगा? हमारा इंग्लैंड के लिए आसान शिकार बनने से पहले या बाद में? फिर कहता है इस वक्त स्कॉटलैंड का इत्तेहाद रेत की दीवार साबित होगा हमारे लिए, और तुम ये जानते हो कि एक हसीन लड़की इस हकीकत को बदल नहीं सकती, वाह वो किसी मुल्क की मलका या तुम्हारी होने वाली बीवी ही क्यों ना हो। इससे अगले सीन में फ्रांसिस मैरी के पीछे जाता है और महल की इकरारदारी में मैरी के साथ चलते हुए उसे कहता है मैरी, सियासी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। जिस पर मैरी आगे से भड़कते हुए फ्रांसिस से कहती है तशवीशनाक? मेरे लोग बहुत जल्द मारे जाने वाले हैं, क्या ये तशवीशनाक नहीं है? मैरी की इस बात पर फ्रांसिस मैरी के साथ इजहार हमायत करने लगता है और फिर मैरी को बताता है कि मैं मानता हूं कि फ्रांस को स्कॉटलैंड की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर हमला करने में कामयाब हो गया तो उनका अगला हदफ फ्रांस होगा। जिस पर मैरी फ्रांसिस से तब तो हम दोनों ममालिक एक तरफ ही हुए। फ्रांसिस तमाम अच्छी उम्मीदों के साथ, अगर हालात हम दोनों ममालिक के हक में बेहतर रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों मिलकर फ्रांस और स्कॉटलैंड पर हुकूमत करेंगे। फिर कहता है लेकिन अभी हमारे पास कोई खरी ताकत नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। फ्रांसिस की इस बात पर मैरी फ्रांसिस से नहीं, मैं इंतजार करते हुए थक गई हूं, और अगर हमारे पास कोई सच्ची ताकत नहीं है तो हमें उसे हासिल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। फ्रांसिस से यह कहकर मैरी यहां से चली जाती है। इससे अगले सीन में मैरी को फ्रेंच रॉयल कोर्ट के बाहर चार्ली के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान मैरी फ्रांसिस का गुस्सा फुटबॉल पर उतारते हुए फुटबॉल को एक जोरदार किक मारती है, जिस पर फुटबॉल सामने एक दरख्त पर अटक जाता है। फिर कुछ देर बाद का मंजर दिखाया जाता है जहां ग्रीर एक पुर्तगाली लॉर्ड के साथ चहलकदमी करते हुए इस दरख्त के करीब पहुंचती है जिस पर चार्ली का फुटबॉल गिरा था। अभी ग्रीर और पुर्तगाली लॉर्ड इस दरख्त के पास पहुंचते ही है कि इतने में चार्ली का फुटबॉल दरख्त से नीचे उनके सामने आ गिरता है और वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं जहां मैरी मौजूद होती है, जिस पर ग्रीर मैरी और पुर्तगाली लॉर्ड का आपस में तारुफ करवाती है। इसके बाद पुर्तगाली लॉर्ड और मैरी के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत होती है, जिसके बाद मैरी दरख्त से नीचे उतरने की कोशिश में पुर्तगाली लॉर्ड के ऊपर जा गिरती है। फिर नीचे से उतरने के बाद मैरी पुर्तगाली लॉर्ड से माफी तलब करती है, जिस पर पुर्तगाली लॉर्ड दोबारा से मैरी से मजाक करते हुए कहता है इज्जत मुआब पुर्तगाल हार मानता है, आप बस वादा करें कि अब आप आसमान से मजीद हमले नहीं करेंगी। इसके बाद पुर्तगाली लॉर्ड ग्रीर और मैरी से रुखसत लेता है और यहां से चला जाता है। फिर पुर्तगाली लॉर्ड के जाने के बाद ग्रीर मैरी को पुर्तगाली लॉर्ड में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताने लगती है और मैरी को बताती है कि बहुत जल्द कश्ती पार्टी आने वाली है और मैं पूरा प्लान बनाकर बैठी हूं कि मैं उस पार्टी में टॉमस के साथ एंजॉय करूंगी। अगले सीन में हेनरी और बैश को आपस में तलवार की बाजी लगाते हुए दिखाया जाता है। इतने में फ्रांसिस यहां आता है और हेनरी से फ्रांसीसी सिपाहियों को स्कॉटलैंड की मदद में भेजने के मतलब बात करने लगता है, यहां तक कि वो इस हवाले से हेनरी को कई दलीलें भी देता है, लेकिन हेनरी फिर भी फ्रांसिस की बात मानने से इनकारी है। हेनरी की इस बार बार इनकार से तंग आकर फ्रांसिस बैश के हाथ से उसकी लकड़ी की तलवार लेता है और अपने वालिद यानी हेनरी को अपने साथ तलवारबाजी करने की ऑफर करते हुए कहता है अगर मैं जीता तो आप सिपाहियों की 6 कंपनियां स्कॉटलैंड भेजेंगे और अगर आप जीतते हैं तो मैं इस पूरे मामले में खामोशी इख्तियार कर लूंगा। इसके बाद फ्रांसिस और हेनरी के दरमियान तलवारबाजी की जंग शुरू हो जाती है। तलवारबाजी के दौरान दोनों जीत की खातिर एक दूसरे पर तलवारबाजी के कई दाव पेज आजमाते हैं, लेकिन खेल के इख्तिताम पर हेनरी गिर जाता है और फ्रांसिस जीत जाता है। मगर हारने के बावजूद हेनरी फ्रांसिस की बात को मानने से इनकार कर देता है, जिस पर फ्रांसिस हेनरी से कहता है आपने तो मुझसे वादा किया था, अपनी जबान दी थी। जिस पर हेनरी फ्रांसिस से खैर बादशाह तो ऐसे ही करते हैं, हम वादे सब से करते हैं, लेकिन जिस वादे से हमारी रियासत को फायदा पहुंचता है निभाते उसी को हैं, और यही तुम्हारा आज का सबक भी है। फ्रांसिस को यह सबक पढ़ाकर हेनरी यहां से चला जाता है और फ्रांसिस हेनरी का मुंह तकता ही रह जाता है। इससे अगले सीन में ग्रीन महल की बावर्ची खाने में घुसी हुई है और यहां मौजूद एक बावर्ची को जल्द आने वाली कश्ती पार्टी में अपनी और टोमास की खातिर मदारत के लिए एक लंबा चौड़ा मेन्यू बता रही है। इतने में मैरी यहां आती है और ग्रीर से कुछ बात करने की खातिर उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में मैरी ग्रीर के साथ महल की किरादारी में चलते हुए उससे टोमास की फ्रांस के साथ तजारत के बारे में बात कर रही है। इस दौरान ग्रीन मैरी को बताती है कि टोमास यहां फ्रांस से इमारती लकड़ी की तजारत के लिए आया है। मैरी से कहती है लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जिस पर मैरी ग्रीर से क्योंकि मुझ पर यह आया हुआ है कि अगर मलका को किसी चीज की जरूरत हो और वो उसे हासिल करने के लिए हुक्म ना दे पाए तो फिर उसे वो चीज खरीद लेनी चाहिए। ये कहकर मैरी यहां से चली जाती है। अगले सीन में मैरी को महल के बाहर टोमास से खुफिया तौर पर मुलाकात करते हुए दिखाया जाता है, जहां मैरी को टोमास को फ्रांस के साथ इमारती लकड़ी का मुआहदा खत्म करके उसी मुआहदे को पुर्तगाली सिपाही स्कॉटलैंड की मदद में भेजने की इवज में
इस्तवार करने का बो रही है। मैरी की इस बात पर टोमास मैरी से, मैं जानता हूं कि आपके मुल्क के हालात काफ़ी गंभीर हैं। फिर मैरी को स्कॉटलैंड का फ्रांस के साथ इतिहास याद दिलाते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस तनाजुर में किंग हेनरी आपकी मदद करेंगे। टोमास की इस बात पर मैरी आगे से खामोश हो जाती है, जिस पर टोमास मैरी से, वेल, मेरे वालिद ने मुझे हर किस्म का मुआहदा बनाने में बाख्तियार बनाया है, लेकिन हेनरी के नज़दीक हमारा मुआहदा तकरीबन तय पा गया है और आप ये जानती हैं कि एक बादशाह की सरजमीन पर उसकी नाराज़गी मोल लेना कोई मामूली बात नहीं है। फिर कहता है, लेकिन आप आज शाम मुझे मिलिए, मैं आज शाम आपसे मिलकर इस मुआहदे पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दूंगा। इससे अगले सीन में किंग हेनरी और कैना की सरेआम बेबाकी दिखाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ शाम के वक्त टोमास मैरी के साथ घुड़सवारी करते हुए उसे फ्रंट शायल कोर्ट के कुछ दूर एक चर्च में ले जाता है और मैरी को इस चर्च की तामीरी तारीख के बारे में बताने लगता है। फिर घोड़ों से उतरने के बाद टोमास मैरी को अपने खानदानी जेवरात दिखाने लगता है और फिर मैरी को अपने साथ यहाँ लाने की वजह समझाने की कोशिश करते हुए अपने इन जेवरात में से एक हीरे की अंगूठी उठाता है और मैरी को अपने साथ शादी की पेशकश करता है। टोमास की इस हरकत पर मैरी टोमास से, मैं समझी नहीं, मुझे तो लगा था कि आप और गरीर। जिस पर टोमास मैरी से कहता है कि गरीर यकीनन एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा। फिर कहता है, आप में एक अजीब सी कशिश है, मतलब जिस तरह आप खेलती हैं, घुड़सवारी करती हैं और जिस तरह आप दरख्तों पर चढ़ती हैं, मुझे इस सब में अपना अक्स दिखता है। मजीद कहता है, और मैं यहाँ फ्रांस में आपके मुश्किलात के बारे में भी जानता हूँ कि किस तरह आप अपने मसाइल के लिए अकेले जदोजहद कर रही हैं। फिर कहता है, आप मुझसे शादी कर लें और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। जिस पर मैरी टोमास को समझाते हुए कहती है, टोमास, मैं एक मलका हूं। फिर कहती है, मैं तुम्हारी इस पेशकश को कदर की निगाहों से देखती हूं, लेकिन एक मलका होने की हैसियत से मुझे अपने मुल्क की सलामती की खातिर लाजमन किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से ही शादी करना है। मैरी की इस बात पर टोमास एक मकतूब मैरी की तरफ बढ़ाते हुए मैरी से कहता है कि मेरे वालिद यानी स्पेन के बादशाह ने मुझे स्पेन का अगला बादशाह नामजद करने के लिए पोप को खत लिख दिया है। टोमास की इस बात पर मैरी हैरत से टोमास की तरफ देखने लगती है। अगले सीन में एली मैरी से टोमास की शादी के प्रपोजल के बारे में बात कर रही है, स्पेन के मुस्तकबिल के बादशाह की जानिब से शादी की पेशकश। तो फिर तुमने क्या सोचा इस सिलसिले में? एली की इस गुफ्तगू के दौरान मैरी आगे से खामोश है, जिस पर एली गरीर से, मैं जानती हूं कि तुम इतनी आसानी से फ्रांसिस की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। फिर मैरी को टोमास की पेशकश कबूल करने के बाद उसे स्कॉटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टोमास की जानिब से मिलने वाली स्पेनिश फौजी इमदाद की याद दहानी करवाते हुए कहती है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमारी मौजूदा सूरत हाल में स्पेनिश सिपाहियों का तहफ़्फ़ुज़ स्कॉटलैंड के हक में बेहतर साबित होगा। इसके बाद मैरी टोमास का गरीर की पसंद होने को टोमास की पेशकश पर नजर सानी करने का जवाब बनाती है, जिस पर गरीर मैरी को समझाती है, ये बात हम दोनों बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि एक मुस्तकबिल का बादशाह गरीर से कभी शादी नहीं करेगा। एली की इस बात पर मैरी उलझन भरे अंदाज में एली की तरफ देखने लगती है। इससे अगले सीन में फ्रंट शायल कोर्ट के कमरे तख्त में एक तकरीब का समा है, जहां हेनरी अपने तख्त पर बैठकर यहीं अपने करीबी मौजूद कैना को अपने हवस भरी नजरों से देख रहा है। दूसरी तरफ यहीं मौजूद फ्रांसिस और मैरी को एक दूसरे के साथ खड़ा देखकर कैथरीन, जो यहीं नोस्ट्राडामस के पास खड़ी होती है, नोस्ट्राडामस से कहती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला कि वो जंग जिसकी तुमने पेशीन गोई की थी वो हमारे महल तक कैसे पहुंचेगी? नोस्ट्राडामस नहीं, जिस पर कैथरीन, नोस्ट्राडामस से तुमने जरूर स्कॉटलैंड के जंगी मनाजिर देखे होंगे। फिर कहती है, जैसा कि तुमने पहले पेशीन गोई की थी कि मैरी की मेरे बेटे से शादी फ्रांसिस की मौत का सबब बनेगी, तो अगर तुम्हारी वो पेशीन गोई बदकिस्मती से सच साबित हो गई तो जाहिर है कि ये महल कत्लो गारत के वो दिलखराश मनाजिर देखेगा जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किए। दूसरी तरफ टोमास दूर से फ्रांसिस और मैरी की तरफ देख रहा है। इस दौरान फ्रांसिस मैरी की तारीफ करते हुए मैरी से कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पर मैरी पहले तो फ्रांसिस का शुक्रिया अदा करती है और फिर फ्रांसिस से पूछती है कि क्या वो अपने वालिद को फ्रांसीसी जंगजुओं को स्कॉटलैंड ना भेजने वाले फैसले को बदलने पर कायल कर पाया है कि नहीं। फ्रांसिस नहीं, जिस पर मैरी मायूसी से यहां से चल पड़ती है और जाकर अपनी सहेलियों के पास बैठ जाती है। इसी असना में हेनरी यहां मौजूद नोस्ट्राडामस को अपने पास बुलाता है और उसे अपने इल्म का लोहा मनवाने की खातिर मैरी और मैरी की सहेलियों के बारे में पेशीन गोई करने का बोलता है। इस दौरान कैथरीन हेनरी के पास जाती है और उसे नोस्ट्राडामस का चेज़ा लेने से मना करती है, लेकिन हेनरी कैथरीन की बात नहीं मानता और नोस्ट्राडामस का मजाक उड़ाना जारी रखता है। जिस पर तंग आकर नोस्ट्राडामस मैरी और उसकी सहेलियों के पास जाता है और उनके मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोइयां करने लगता है। इस दौरान नोस्ट्राडामस मैरी को बताता है कि खशखास के खेतों पर शेर और ड्रैगन्स मर्दे मुकाबिल आएंगे, लेकिन मैरी नोस्ट्राडामस की इस पेशीन गोई को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। फिर गरीर नोस्ट्राडामस से पूछती है कि मुझे
मुस्तकबिल करीब या बईद में किस शख्स से मोहब्बत होगी, जिस पर नोस्ट्राडामस गरीर को बताता है कि आपके महबूब के चेहरे पर एक सफ़ेद निशान होगा। इस सब के आखिर में एली नोस्ट्राडामस से पूछती है कि मैं अपने घर वालों से कब मिलूंगी, जिस पर नोस्ट्राडामस बताता है कि आप कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगी। नोस्ट्राडामस की यह बात सुनकर एली नोस्ट्राडामस से क्या मतलब कि मैं अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी, नोस्ट्राडामस मैंने जो देखा मैंने वो आपको बता दिया। ये कहकर नोस्ट्राडामस यहाँ से जाने लगता है, जिस पर मैरी नोस्ट्राडामस के पीछे जाती है और उससे कहती है तुमने एली को खौफजदा क्यों किया। नोस्ट्राडामस मुझे जो दिखाई दिया मैंने वही बताया। नोस्ट्राडामस की इस बात पर मैरी नोस्ट्राडामस का मजाक उड़ाते हुए कहती है हाँ खशखास के खेतों ड्रैगन्स की तरह। फिर कहती है आखिर तुम ये ओछे मजाक करके लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो, जिस पर नोस्ट्राडामस चिढ़ते हुए कहता है तो फिर हो सकता है कि मैंने झूठ बोला हो। मैरी से ये कहकर नोस्ट्राडामस यहाँ से चला जाता है। नोस्ट्राडामस के जाने के बाद फ्रांसिस मैरी के पास आता है और फिर ये सबको दिखाने की खातिर एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। इस दौरान फ्रांसिस मैरी को मुतमईन करते हुए कहता है मैंने अपने वालिद के फैसले को बदलने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मैरी फ्रांसिस की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। दूसरी तरफ गरीर नोस्ट्राडामस की बताई उसके मुमकिना महबूब की निशानियों को टोमास में तलाश कर रही होती है, लेकिन टोमास गरीर की बातों को नज़रअंदाज करके उसे एक्सक्यूज में कहता है और हाल की दूसरी जानब चला जाता है। फिर कुछ देर बाद टोमास यहाँ मौजूद पूरे मजमे के सामने डांस करते हुए मैरी और फ्रांसिस के पास जाता है और फ्रांसिस को मैरी से दूर करके खुद मैरी के साथ डांस करने लगता है। दूसरी तरफ टोमास को मैरी के साथ यूं सरेआम डांस करता देखकर गरीर काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। फिर डांस खत्म होने के बाद गरीर मायूसी से अपने हुजरे की तरफ जाने लगती है। इस दौरान मैरी गरीर के पीछे जाती है और उससे कहती है गरीर परेशान मत हो, वो सिर्फ एक डांस था। इस पर गरीर चलना जारी रखते हुए मैरी से कहती है मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ। फिर कहती है बल्कि मैं तो परेशान ही नहीं हूँ। मैरी गरीर मुझसे बात तो करो। गरीर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शिकायत भरे अंदाज में मैरी से कहती है मैरी तुम मेरी मलका हो, तुम अमीर और खूबसूरत हो और फ्रांस के मुस्तकबिल के बादशाह की मंगेतर हो, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम टोमास को मेरे लिए छोड़ दोगी। फिर कहती है तुम जानती थी कि ये मौका मेरे लिए कितना अहम था, लेकिन तुमने मेरी परवाह ही नहीं की। ये कहकर गरीर यहाँ से चली जाती है। गरीर के जाने के बाद फ्रांसिस मैरी से टोमास की इसके साथ बेतकल्फी की वजह दरियाफ्त करने के लिए उसके पास आता है, जिस पर मैरी फ्रांसिस को बताती है टोमास मुझसे शादी करना चाहता है। फिर कहती है उसे तख्त पुर्तगाल का वारिस मुंतखब किया जा चुका है। फिर फ्रांसिस पर अपनी सूरत हाल वाज़ह करते हुए कहती है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही बहुत महदूद हैं। फ्रांसिस इसका मतलब तुमने हमारी पीठ पीछे मनसूबाबंदी की है। फिर गुस्से से कहता है तुम हमारे इत्तेहाद को इस तरह से नहीं तोड़ सकती, जिस पर मैरी फ्रांसिस से मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर फ्रांस मेरी मुल्क की मदद नहीं करेगा तो फिर मुझे मजबूरन फ्रांस की जगह पुर्तगाल को चुनना होगा। फ्रांसिस से यह कहकर मैरी यहाँ से चली जाती है। इसे अगले सीन में फ्रेंच रॉयल कोर्ट के बाहर कश्ती पार्टी की तकरीब चल रही होती है। पार्टी के दौरान कैना की नज़र हेनरी पर पड़ती है, जिस पर वो उस कश्ती पार्टी में हेनरी की पार्टनर बनने की आरज़ू अपने दिल में लिए हेनरी की जानिब चल पड़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर हेनरी कैना को नजरअंदाज कर देता है और किसी दूसरी दोशीज़ा के साथ अपनी कश्ती के अंदर चला जाता है। हेनरी की इस हरकत पर कैना काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी के दौरान टोमास मैरी के साथ चहलकदमी करते हुए उसके साथ अपनी पहली बीवी का तस्करा कर रहा है। वो ये कि मेरी पहली शादी मोहब्बत की थी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर एक दिन वो बेचारी वबाई ज़ुकाम से मर गई। फिर कहता है उसकी वफ़ात के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन जब मेरे वालिद ने मुझे अपने तख्त के वारिस के तौर पर चुना था तो मुझे यकीन हो गया था कि अब वो सियासी मामलात के पेश नज़र मेरी किसी से ज़रूर दूसरी शादी करवाएंगे। फिर कहता है लेकिन फिर उस दिन जब मैंने आपको उस रख्त पर देखा तो ये बातें करते हुए मैरी टोमास के साथ उसकी कश्ती के अंदर दाखिल हो जाती है। इस दौरान फ्रांसिस को बड़े मुनहमिक अंदाज में मैरी की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है। फिर मैरी के टोमास की कश्ती में जाने के बाद फ्रांसिस भी अपने वालिद की कश्ती की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रेंच रॉयल कोर्ट का एक बावर्ची कश्ती पार्टी के लिए गरीर की आर्डर करदा खाने की बास्केट लेकर गरीर के पास आता है, जो उसने बड़े ख़ास तौर पर इस कश्ती पार्टी में टोमास की खातिर मदद करने के लिए बनवाई थी। फिर बावर्ची से खाने की टोकरी लेने के बाद गरीर भी मायूसी से यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कैना बैश के पास जाती है और उससे हेनरी की बेरुखी के बारे में बात करने लगती है। दूसरी तरफ मैरी टोमास की कश्ती में बैठकर उससे अपने ख़ानदानी खदशात का इजहार कर रही है, जिस पर टोमास मैरी को हौसला देते हुए कहता है ये खलीज में मौजूद मेरे बहरी जहाज़ों में सिपाहियों की बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं, वो कल सुबह तुलुए आफ्ताब ही स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो जाएंगी। मैरी हैरत से इतनी जल्दी, जिस पर टोमास मैरी से कहता है मैं जान गया हूं कि तुम वही औरत हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको खुद से दूर जाने से रोकने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे इख्तियार में होगा।
टोमास की इस बात पर मैरी हैरिस से टोमास की तरफ देखने लगती है। तीसरी तरफ महल के बावर्ची खाने में ग्रीर अकेली बैठी होती है। इतने में ये बावर्ची यहाँ आता है और ग्रीर के उस महबूब के बारे में बात करने लगता है जिसकी खातिर ग्रीर ने स्पेशल खाने की टोकरी तैयार करवाई थी। बावर्ची ग्रीर से ये बात कर ही रहा होता है कि इस दौरान ही ग्रीर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अब दोबारा से कैना को हेनरी के बारे में बैश से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो ये कि तुम्हारे वालिद क्या सजा पसंद इंसान है, खास तौर पर उस वक्त जब वो किसी चीज को जिस लम्हे चाहें उस लम्हे हासिल ना कर पाएं तब। फिर कहते हैं खैर छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कैना की इस बात पर बैश कैना से कहता है मुझे ठीक ठीक समझ आ रही है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर कहता है मेरे वालिद की तवज्जो ने तुम्हें आ लिया था और अब वो किसी दूसरी दोशीज़ा को तुम पर फोकियत दे रहे हैं। यही बात तुम्हारी परेशानी का बायस बनी हुई है ना। फिर अपने हाथ में मौजूद शराब की बोतल को कैना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं, उन्हें खेलना और जीतना पसंद है और तुम जानती हो कि एक ऐसी जीत जो कोशिश के बगैर मिल गई हो वो हार से भी गई गुजरी होती है। बैश की ये बात सुनकर कैना कुछ सोचने लगती है। इससे अगले सीन में फ्रांसिस हेनरी की कश्ती में पहुंचता है जहां वो एक जवान दोशीज़ा के साथ खुशगपियां कर रहा होता है। फ्रांसिस को यहाँ देखकर ये लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर लड़की के जाने के बाद फ्रांसिस हेनरी के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहता है कि अगर आपकी नज़र में स्कॉटिश इत्तेहाद की कोई अहमियत है तो हमें स्कॉटलैंड की मदद करना होगी। जिस पर हेनरी फ्रांसिस से कहता है हम इस मौजू पर पहले भी बात कर चुके हैं। हेनरी की इस बात पर फ्रांसिस हेनरी से उसके और कैना के मुआशके के बारे में बात करते हुए कहता है मेरे ख्याल में आपकी मिस्ट्रेस यानी डयाने और मेरी वालदा यानी कैथरीन को आपके और कैना के मुआशके का इल्म नहीं है और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी किस तरह से मुश्किल बना सकती हैं। फ्रांसिस की यह बात सुनकर हेनरी फौरन फ्रांसिस की बात मान जाता है और फ्रांसिस से कहता है अगर हम इस हमले में नाकाम हुए तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। फिर कहता है खलीज में हमारे सिपाहियों की 6 कंपनियां मौजूद हैं तो हमारे तेज तरीन घुड़सवार यानी बैश को वहां भेजो ताकि वो वहां जाकर उन्हें हमले के लिए चौकस कर सके। अगले सीन में फ्रांसिस बैश के पास जाता है जो आज रात कुछ ज़्यादा ही शराब पीने की वजह से टुन होता है और ख़ुद को होश में लाने की खातिर अपना सर ठंडे पानी में भिगो रहा होता है। बैश के पास पहुंचकर फ्रांसिस बैश को खलीज में फ्रांसीसी सिपाहियों की 6 कंपनियों के पास जाकर उन्हें स्कॉटलैंड रवाना होने का हुक्म देता है। इस दौरान फ्रांसिस को बैश की आंखों में शराब की खुमारी महसूस होती है तो फ्रांसिस बैश से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस हालत में घुड़सवारी कर सकोगे। जिस पर बैश फ्रांसिस को हौसला देते हुए कहता है तुम फिक्र ना करो छोटे भाई, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, मैरी भी खुश बाश हो जाएगी और यहाँ तुम्हारे पास रुक जाएगी। फ्रांसिस से ये कहकर बैश अपने घोड़े पर सवार होता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। इससे अगले सीन में ग्रीर महल के एक बावर्ची खाने में एक बावर्ची के साथ बैठकर उसे अपने बचपन के बारे में बात कर रही होती है। मेरे वालिद के पास एक शिकारी कुत्ता था जिसकी परवाह वो मेरी वालदा और मेरी बहनों से भी ज्यादा करते थे बावर्ची, और क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मलका मैरी के साथ स्कॉटलैंड से इतनी दूर यहाँ भेजा है। ग्रीर नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ किसी अमीर लाट से शादी करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे ये बात बड़ी अच्छी से समझा दी थी कि इस दुनिया में उभरने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं जो किसी कीमती ज़मीन को हासिल करने या किसी बड़े ओहदे को पाकर ही मिलते हैं। बावर्ची इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। जिस पर ग्रीर ज़रा मायूसी से मेरी ख्वाहिश है कि उसकी जगह होती मेरी ज़िंदगी में। फिर कहती है लेकिन मेरी 4 छोटी बहनें हैं तो अगर मेरी शादी किसी अमीर शख्स से होगी तभी उनकी शादी का भी कोई बेहतर सबब बन सकेगा। मजीद कहती है तुम्हें मेरे वालिद का चेहरा मुझे स्कॉटलैंड से फ्रांस भेजते वक्त देखना चाहिए था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कारोबारी शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट को देखता है। ग्रीर की दुख भरी कहानी सुनकर ये बावर्ची ग्रीर के साथ अजहार हमदर्दी करते हुए अपने आप पर काबू खो बैठता है और ग्रीर को बोसा दे देता है। बावर्ची के बोसे के बाद ग्रीर बावर्ची से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और ना ही मुझे ये करना चाहिए था। जिस पर बावर्ची आगे से मजाक करते हुए कहता है लेकिन अब तो ये हो गया है। बावर्ची की इस बात पर ग्रीर बौखलाए हुए अंदाज में तुम एक मामूली से बावर्ची हो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर ग्रीर यहाँ से चली जाती है। इस अगले सीन में फ्रांसिस मैरी के पास जाता है और उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहता है कि मैरी काम हो गया है, सिपाहियों की 6 कंपनियां स्कॉटलैंड रवाना हो रही हैं। जिस पर मैरी खुशी से वो कैसे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वालिद मान नहीं रही। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस मैरी के साथ अपनी उनसियत का इजहार करने लगता है। फिर मैरी से कहता है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें टोमास की तरह खुद से शादी करने की पेशकश नहीं कर सकता। मजीद कहता है हम अभी भी सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हालात हम दोनों ममालिक के हक में बेहतर हो जाएंगे और फिर हम दोनों। जिस पर मैरी फ्रांसिस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए
कहती है और मैं भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगले सीन में सुबह के वक्त मैरी अपने हाथ में मौजूद एक कॉफी का कप लिए ग्रीर के हुजरे में जाती है। फिर अपने हाथ में मौजूद कॉफी का कप को ग्रीर की तरफ बढ़ाते हुए उससे टोमास वाले मामले में सॉरी बोलने लगती है, जिस पर ग्रीर मैरी को माफ कर देती है और उसके हाथ से कॉफी का कप को ले लेती है। इतने में मैरी और ग्रीर की बाकी सहेलियां यानी कैना, लोला और एली भी ग्रीर के हुजरे में आती हैं, जिस पर ग्रीर महल के खानजामाओं को अपने और अपनी सहेलियों के नाश्ते का आर्डर देने के लिए महल के बावर्ची खाने में चली जाती है, जहां उसे एक बावर्ची को नाश्ते का मेन्यू बताते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बावर्ची भी मौजूद होता है जिसके साथ ग्रीर को गुज़श्ता रात बोसे वाला वाकया पेश आया था। इस दौरान ग्रीर और इस बावर्ची को एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए भी दिखाया जाता है। इससे अगले सीन में फ्रांसिस मैरी को बड़े जोश से अपनी जंगी मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। अभी फ्रांसिस मैरी से अपनी जंगी हरबों का जिक्र कर ही रहा होता है कि इतने में उसे बाहर से चीखो पुकार की आवाज आने लगती है, जिस पर वो इस मशावरती कमरे की खिड़की के पास जाता है और फिर कमरे की इस खिड़की को खोलकर बाहर के हालात का जायजा लेने लगता है, जहां उसे जख्मी हालत में बैश बेहोश पड़ा दिखाई देता है। अगले सीन में गार्ड्स जख्मी बैश को लेकर नोस्ट्राडामस के मुआलिज खाने में पहुंचते हैं। इस दौरान फ्रांसिस, मैरी और कैथरीन भी यहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ नोस्ट्राडामस बैश के जख्म को देखता है तो उसे अपनी वो पेशीन गोई याद आ जाती है जो उसने इस किस्त के शुरू में कैथरीन को बताई थी, और नोस्ट्राडामस कैथरीन की तरफ देखने लगता है, जिस पर कैथरीन नोस्ट्राडामस की आंखों में मौजूद डर के अकवाल को पढ़ लेती है और नोस्ट्राडामस की बताई पेशीन गोई को दोहराने लगती है, वो ये कि जंग जहां भी शुरू होगी वो हमारे महल का रुख इख्तियार कर लेगी। इतने में किंग हेनरी भी यहां पहुंच जाता है और नोस्ट्राडामस से बैश की तबीयत के बारे में पूछने लगता है, जिस पर नोस्ट्राडामस हेनरी को बताता है कि उनके जख्म बहुत गहरे हैं, मैं उन्हें भरने की कोशिश कर सकता हूं लेकिन मैं किसी किस्म की गारंटी नहीं दे सकता। इसी असना में बैश बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए हेनरी से कहता है, वालिद अंग्रेज मुझसे पहले वहां पहुंच गए थे, हमारे सिपाहियों को जहाज में सवार होने का मौका ही नहीं मिला और इसीलिए हमारे सब जंगजू मारे गए। बैश की यह बात सुनकर फ्रांसिस बैश से माफी मांगने लगता है और नोस्ट्राडामस हेनरी से इजाजत लेकर बैश को नींद की दवा पिला देता है, जिस पर बैश पर दोबारा से गनूदगी तारी हो जाती है। अगले सीन में किंग हेनरी, मैरी, फ्रांसिस और कैथरीन को नोस्ट्राडामस की तबीब खाने से बाहर निकलने के बाद महल की इकरारदारी में चलते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान हेनरी मैरी को यहां से भेज देता है। फिर मैरी के जाने के बाद हेनरी फ्रांसिस से बादशाह माफी नहीं मांगा करते, फिर कहता है, मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा, मगर ये मैं ज़रूर जानता था कि ऐसा करना खतरे को दूर से आवाज़ लगाकर अपनी तरफ बुलाने के जैसा होगा और ये तुम भी जानते थे। मजीद कहता है, हमारे फैसलों या हमारी ख्वाहिशात से अक्सर लोगों की जानें खतरे में पड़ जाया करती हैं, तो फ्रांस के तख्त का जानशीन शहजादा होने की हैसियत से तुम्हारे लिए इस हादसे में एक छोटा सा सबक पोशीदा है। अपने बाप की यह बात सुनकर फ्रांसिस जरा गुस्से और मायूसी से, छोटा सा सबक, इस हादसे में आपका बेटा मरते मरते बचा है और मैं जानता हूं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस पर हेनरी फ्रांसिस से, तुम सिर्फ अपने दिल की सुन रहे थे। फिर कहता है, अगर यह हादसा तुम्हारे दौरे हुक्मरानी में पेश आता तो तुम 1000 से भी ज्यादा सिपाहियों से हाथ धो बैठते, यहां तक कि तुम फ्रांस को भी गवा बैठते। इसके बाद फ्रांसिस मायूसी से यहां से चला जाता है। फ्रांसिस के जाने के बाद कैथरीन हेनरी के पास जाती है और उससे कहती है, अंग्रेज पहले से ही हमारे लिए तैयार बैठे थे, जरूर किसी ने उनसे हमारी मुखबरी की है। हेनरी, हाँ ऐसा ही हुआ है। जिस पर कैथरीन हेनरी से, तो क्या तुम फ्रांसिस को इस बारे में नहीं बताओगे? हेनरी, नहीं, क्योंकि ऐसा करना उसकी आज की सीख को बेमायनी कर देगा। फिर कहता है, इतने बड़े नुकसान से हमें कुछ तो फायदा हासिल होने दो ताकि वो दोबारा से रियासी मामलात में अपने दिली जज्बात को तरजीह ना दे, क्योंकि यही कामयाब हुक्मरानी का वाहिद तरीका है। ये कहकर हेनरी भी यहां से चला जाता है। इससे अगले सीन में फ्रांसिस फ्रेंच रॉयल कोर्ट के बाहर अकेला खड़ा होता है। इतने में मैरी उसके पास आती है और फ्रांसिस को तसल्ली देते हुए कहती है, फ्रांसिस तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस दुख भरे अंदाज में मैरी की तरफ देखने लगता है, जिस पर मैरी दोबारा से फ्रांसिस को हौसला देने लगती है। फ्रांसिस मैरी को खो देने के डर से मैरी की तरफ बढ़ता है और उसका बोसा लेने लगता है। फिर मैरी का बोसा लेने के बाद फ्रांसिस अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, तुम टोमास से शादी कर लो। फिर कहता है, वालिद बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैरी, ऐसी बात नहीं है, तुमने तो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश की थी। जिस पर फ्रांसिस मैरी से, फ्रांस तुम्हारे मुल्क की मजीद मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि अब हमारे पास स्कॉटलैंड में भिजवाने के लिए मजीद फौज नहीं है, इसलिए अब तुम वही करो जो तुम्हारे मुल्क के हक में बेहतर है। मैरी से यह कहकर फ्रांसिस मायूसी से यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैरी टोमास के पास जाती है और उससे पुर्तगाली जुबान सिखाने की फरमाइश करने लगती है, जिस पर टोमास मैरी की तरफ देखकर उम्मीद भरे अंदाज में मुस्कुराने लगता है। किसके आखिरी सीन में मैरी टोमास के साथ फ्रेंच रॉयल कोर्ट के करीब ही वाकया एक दरिया के किनारे पर खड़ी होती है। इस दौरान टोमास मैरी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। फिर कहता है, ये सब सिपाही खलीज में हमारे जहाज में मौजूद सिपाहियों की 8 कंपनियों को ज्वाइन करेंगे और फिर चंद दिन में ही उनके हमरा वो स्कॉटलैंड में होंगे। अब सामने दरिया में मौजूद एक कश्ती को दिखाया जाता है जिसमें चंद जंगजू मौजूद हैं। इस दौरान इस कश्ती
पर इन सिपाहियों की जानिब से अपना अलामती परचम लहरा दिया जाता है, जिस पर एक ड्रैगन बना होता है, जिस पर मैरी को फौरन नोस्ट्राडामस की पेशीन गोई याद आ जाती है और वो कहती है उसने कहा था कि खशखास के खेतों पर ड्रैगन्स और शेरों के दरमियान घमसान की जंग छिड़ेगी। यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की चौथी एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।